कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली में हम फ्रांसिस को देखते हैं। उसकी बीवी का नाम है आयरिस, दो बच्चे भी हैं, लूकास और जोस। ये पूरी फैमिली वापस अपनी वैन से गांव की तरफ लौट रही थी। दरअसल सुनने में ये आया है कि हर तरफ ज़ोंबी वायरस फैला हुआ है और इससे बहुत सारे इंसान ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। फ्रांसिस अपनी पूरी फैमिली को लेकर के वापस अपने घर आ जाता है क्योंकि शहर में रहने के लिए कुछ बचा नहीं था। घर पहुँचने के बाद फ्रांसिस घर के अंदर करके ये चेक करता है कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। अंदर जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि उसके जो पिताजी थे वो ज़ोंबी के शिकार हो चुके हैं। उनके हाथों में एक पिस्तौल थी जिसे फ्रांसिस अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो जैसे ही कमरे के बाहर आता है तभी वो अपनी माँ को देखता है जो दीवार के साइड में सर रख करके खड़ी थी और देखने से साफ पता चल रहा था कि वो इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। जैसे ही वो अपने बेटे को देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो उनके शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं। इन्फेक्टेड होने की वजह से वो अपने बेटे को पहचान नहीं पाती हैं। वो उस पर हमला करने के लिए आती हैं। लेकिन अच्छी बात ये था कि फ्रांसिस के पास पिस्तौल था जिससे वो अपनी माँ को शूट कर देता है। उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा क्योंकि अब उसकी माँ कोई इंसान नहीं थी। इसके बाद वो अपने माता पिता की बॉडी को ले जा करके अपने ही खेतों में दफना देता है। इस तरह से वो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करता है। इसके बाद फ्रांसिस जा करके अपने नल में से पानी निकालता है और उस पानी को चेक करता है। तब उसे मालूम चलता है कि ये पानी बिल्कुल नॉर्मल है, उस पानी को ये लोग पी सकते हैं। वैसे बच्चे यहाँ आ करके काफी खुश थे, लेकिन आयरिस को पता नहीं क्या हुआ था, वो खुश नहीं लग रही थी। तभी जोस को यहीं पर फार्म हाउस के जैसा कुछ दिखाई देता है। इसके बाद जोस और फ्रांसिस ये सोच करके अंदर जाते हैं कि वहाँ पर इन्हें कुछ जरूरी सामान मिल जाएगा। अंदर के साइड में इन्हें एक रेडियो और टॉर्च मिलता है। तभी जोस को यहाँ पर एक इंसान दिखाई देता है जो फांसी पर लटका हुआ था। उसके पास घर की चाबी थी। जोस उस चाबी को लेने के लिए आदमी के करीब जाता है और उस चाबी को खींचने लगता है, लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और वो बॉडी जोस के ऊपर गिर पड़ती है, जिसकी वजह से जोस बहुत ज्यादा डर जाता है। एक चीज ध्यान देना कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी फ्रांसिस हेल्प के लिए आगे नहीं आता। वो जोस को खड़े खड़े बस देख रहा था। इसके बाद आयरिस इन्हें एक कमरा दिखाती है। उस कमरे में जनरेटर रखा हुआ था। जब फ्रांसिस जा करके चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि इसमें ऑयल खत्म हो गया है। तभी अचानक से फ्रांसिस को दौरे पड़ने लगते हैं। वो जल्दी से भाग करके इस कमरे के बाहर चला जाता है। असल में इस कमरे में फ्रांसिस के साथ बचपन में कुछ हादसा हुआ था और उस हादसे को अभी तक वो भुला नहीं पाया है। वैसे आज रात के खाने के लिए ये लोग कहीं न कहीं से कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन आयरिस थोड़ा सा नाराज थी। वो फ्रांसिस से कहती है कि आज तो खाने का जुगाड़ हो गया, हम कल क्या खाएंगे? आज नहीं तो कल हमें कभी न कभी ये जगह छोड़ करके जाना होगा। हमें देर नहीं करना चाहिए, हमें नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर फ्रांसिस उससे कहता है कि अब और कितना नॉर्थ में जाना है, इससे अच्छी जगह हमें और कहीं नहीं मिल पाएगी, हम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। असल में बात ऐसी है कि इन्हें न्यूज के जरिए खबर मिली थी कि सबको नॉर्थ की तरफ जाना है क्योंकि वो जगह सुरक्षित है और वहाँ पर और भी लोग हैं। तभी जोस कहता है कि हाँ, एलेक्सा ने भी मुझे मैसेज किया था, वो अपने फैमिली वालों के साथ नॉर्थ में गई है। दरअसल एलेक्सा उसकी गर्लफ्रेंड है। जोस ये भी कहता है कि मेरे कुछ और दोस्त भी अपने फैमिली वालों के साथ नॉर्थ के साइड में गए हैं, लेकिन फ्रांसिस इस जगह को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसे लग रहा है कि बाहर खतरा है। इसीलिए वो अपने बच्चों को बाहर लेकर के जाना ही नहीं चाहता है, वो उन्हें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन लूकस जो कि उसका छोटा बेटा है और फ्रांसिस उससे बहुत प्यार करता है। लूकस की बात मान करके फ्रांसिस अपनी वैन लेकर के अपनी फैमिली वालों के साथ नॉर्थ के साइड में आगे बढ़ने लगता है। फ्रांसिस का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फैमिली वालों के कहने पर वो आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते हुए ये लोग एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। ब्रिज पर हम बहुत सारे वैन को देखते हैं और ब्रिज के आगे वाले रास्ते को बंद करके रखा गया था। रास्ता बंद होने की वजह से ही फ्रांसिस कहता है कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, किसी ने आगे रास्ते को बंद कर रखा है, वहाँ आगे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन तभी आयरिस उस पर भड़क जाती है और उससे कहती है कि हमें एक बार कोशिश तो करना चाहिए। इतना बोल करके वो एक हथियार ले लेती है और आगे बढ़ने लगती है। वो गेट के पास जा करके उस हथियार से वायर को काटने लगती है, लेकिन तभी आवाज सुन करके उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। आयरिस को देखते ही वो उस पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसी समय आयरिस अपनी जान बचा करके भागती है। तभी गन लेकर के फ्रांसिस आ जाता है और उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि फायरिंग होने की वजह से यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आने लगे थे। बच्चे कार में बैठे हुए थे और कार को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया था। ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए फ्रांसिस उन पर फायरिंग करता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसी समय आयरिस बच्चों को लेकर के यहाँ से निकल जाती है। इधर जो फ्रांसिस था वो लगातार ज़ॉम्बीज पर गोलियां चला रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब गोली खत्म हो जाती है। वो तो अच्छा था कि उसे एक सोल्जर के पास एक ग्रेनेड मिल जाता है।
ग्रेनेड को लेने के बाद वो जल्दी से एक वैन के पीछे जाता है। इसके बाद ज़ॉम्बीज़ जैसे ही उसके करीब आते हैं तो वो ग्रेनेड को उनके पास फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। फिलहाल इस बार इनकी जान तो बच गई। पूरी फैमिली वापस घर आ जाती है। घर पर आने के बाद फ्रांसिस अपनी बीवी से कहता है कि अब कोई कहीं नहीं जाएगा, अब मैं जो बोलूंगा बिल्कुल वही होगा। इन्हें यहाँ पर रहते हुए लगभग 3 हफ्ते बीत चुके थे। फिर एक दिन फ्रांसिस ब्रिज पर जाता है अपनी वैन को वापस लाने के लिए। जब वो वैन को स्टार्ट करता है तो उसकी वैन स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ जाता है, वो वैन को वहीं पर छोड़ करके वापस घर आ जाता है। वैन में से वो डीजल को निकाल लिया था और अपने साथ कुछ जरूरी सामान भी लाया था। जब उसकी बीवी उससे वैन के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वैन खराब हो चुका है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए वो डीजल को लेकर के जैसे नीचे वाले कमरे में जाता है तभी अचानक से वो चौंक जाता है। उसे इस कमरे में अपने पिताजी की परछाई दिखाई देती है। असल बात तो ये थी कि उसके जो पिताजी थे वो उसे बचपन में इसी कमरे में बंद करके रखते थे और काफी टॉर्चर भी करते थे, इसलिए फ्रांसिस को इस कमरे से नफरत है। खैर इसके बाद जब वो जनरेटर में डीजल को डाल करके उसे स्टार्ट करता है तो घर में बिजली आ जाती है। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए वो म्यूजिक प्ले करता है। वो अपनी फैमिली को बस अच्छा फील करवाना चाहता था। इन्हें यहाँ पर जो अकेलापन लग रहा था उस चीज को वो बस दूर करना चाहता था। इन चीजों से इन पर थोड़ा तो फर्क पड़ता है। आयरिस का भी अब धीरे धीरे मन लगने लगता है। कुछ समय के बाद जब फ्रांसिस अपने मुर्गियों को चारा डालने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो एक कुत्ते को देखता है, जो कि फ्रांसिस को देखने के बाद उस पर भौंकने लगता है। फ्रांसिस देखता है कि उस कुत्ते ने एक मुर्गी को मार दिया है। उसने सोचा कि मुर्गी को ले लेता हूँ, घर पर चल करके आज उसे बनाऊंगा, लेकिन उसे लेने के चक्कर में कुत्ता उसे काट लेता है और फिर मुर्गी को लेकर के वो यहाँ से भाग जाता है। मतलब हाथ भी कटवा लेता है और मुर्गी भी नहीं मिलती। उसकी बीवी उससे कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना होगा वरना रेबीज हो सकता है, लेकिन फिर फ्रांसिस डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर देता है। वो कहता है कि कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने पट्टी कर दिया है तो ये ठीक हो जाएगा। आयरिस को ये बात बुरी लग जाती है, क्योंकि एक बार सोच कर देखो कि अगर वो कुत्ता इनके बच्चों को काटा होता तो क्या फ्रांसिस यही बोलता। फिलहाल हमें जोस को दिखाया जाता है जो कि रेडियो को ठीक कर रहा था। जब वो रेडियो में नेटवर्क पकड़ा रहा था तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। रेडियो पर किसी कैंप का नाम लेते हैं, लेकिन वो नाम जोस को सुनाई नहीं देता अच्छे से, क्योंकि रेडियो में आवाज क्लियर नहीं आ रहा था। इसके बाद जोस जल्दी से अपने मॉम डैड को बुलाता है और उन्हें बताता है कि उसने रेडियो पर किसी की आवाज सुनी। वो बताता है कि रेडियो पर कोई कैंप का नाम ले रहा था। हालांकि उसकी माँ उससे पूछती है कि कौन सा कैंप था, जिस पर जोस कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं ध्यान से नाम नहीं सुन पाया। लेकिन तभी फ्रांसिस उस पर उंगली उठाने लगता है। वो कहता है कि ये रेडियो कई दिनों से खराब पड़ा है और इसकी बैटरी भी खत्म हो गई है, ये चल तो बिल्कुल नहीं सकता, तो तुमने आवाज कैसे सुना। जिस पर जोस कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक आवाज सुना। वो कैंप की तरफ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे थे। रात के समय में जब सभी लोग बैठ करके खाना खा रहे होते हैं तब आयरिस अपने पति से कहती है कि हमें नॉर्थ की तरफ चलना चाहिए, आखिर हम यहाँ पर कब तक गुजारा कर पाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तो हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा ना। अगर गाड़ी खराब हुई है तो तुम उसे वापस लेकर के आओ, हम उसे ठीक कर सकते हैं। जिस पर फ्रांसिस उससे कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ से जाना ही क्यों है, यहाँ पर हमारे पास पीने के लिए साफ पानी है, और बात रही खाने की तो हम कहीं न कहीं से उसका व्यवस्था कर लिया करेंगे। मुझे अच्छे से पता है कि बाहर बहुत खतरा है और हमारे बच्चे भाग नहीं पाएंगे। पिछली बार तुमने देखा कि ब्रिज पर क्या हुआ, वैसे भी ब्रिज बंद है, हम उसे पार भी नहीं कर सकते। एक बार तुम खुद सोच कर देखो कि अगर हम वहाँ पर पहुँच भी गए तो हमें नहीं पता है कि वहाँ पर कितने लोग हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि वहाँ पर ठीक से खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले हम जहाँ पर थे उससे ये जगह काफी बेहतर है। तो सीन कुछ ऐसा था कि आयरिस यहाँ से निकलना चाहती थी। वो यहाँ से निकल करके नॉर्थ के साइड में उस कैंप में जाना चाहती थी जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन फ्रांसिस बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों के साथ इस घर को छोड़ करके जाए। उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये जगह काफी अच्छी है, यहाँ पर खतरा नहीं है और खाने पीने का भी मिल रहा है, और वो भी कहीं न कहीं बिल्कुल सही है क्योंकि वो अपनी फैमिली की भलाई चाहता है। अगले दिन फ्रांसिस अपने बड़े बेटे जोस को लेकर के खेत में जाता है, जहाँ वो उसके हाथों में गन देकर उसे निशाना लगाना सिखा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में कभी भी इस चीज की जरूरत पड़ सकती है। जब जोस फायरिंग करता है तो गोलियों की आवाज आयरिस को सुनाई देती है। वो जल्दी से भाग करके फ्रांसिस के पास जाती है और उसे ये करने से मना करती है, क्योंकि आवाज की वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन फ्रांसिस इनकी बात नहीं सुनता, वो जोस को बस गोली चलाने के लिए बोलता है। जब जोस को गुस्सा आता है तो वो कई बार फायरिंग कर देता है।
गन फायरिंग की आवाज सुन करके इनके आसपास ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग जल्दी से अपनी जान बचा करके घर की तरफ भागते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बीज इनका पीछा करते हुए इनके घर तक आ जाते हैं। ये लोग जल्दी से घर के ऊपर जा करके एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर घुसने वाले थे। उसी समय आयरिस समय रहते फ्रांसिस से कुछ करने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो बिल्कुल साइलेंट होकर के कोने में बैठ गया था। कुछ समय के बाद वो ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ करके अंदर आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से पता नहीं कौन यहाँ पर एक कार लेकर के आ जाता है और उन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। वो उन सारे ज़ॉम्बीज को अपने साथ लेकर के यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमें मालूम चलता है कि वो कार वाला आदमी नदी के किनारे रुका हुआ था और वो जो आदमी है उसका नाम डिएगो है। वो फ्रांसिस का ही भाई है। दरअसल डिएगो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, लेकिन एक बार वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था। उसे लगा कि हो सकता है कि उसके माँ बाप जिंदा होंगे, लेकिन यहाँ फ्रांसिस उसे बताता है कि वो मर चुके हैं। इनकी बातों से हमें इतना तो पता चल जाता है कि दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। कोई तो वजह है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में अनबन है। बड़ा भाई कद्र तो नहीं करता है, लेकिन छोटा भाई डिएगो अपने भाई से प्यार करता है और वो उसकी फैमिली को सेफ देखना चाहता है। इसलिए वो फ्रांसिस से कहता है कि मैं नॉर्थ के साइड जा रहा हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। मेरे पास वैन है, तुम्हारी फैमिली वहाँ पर सुरक्षित रहेगी। लेकिन फ्रांसिस उस पर भड़क जाता है, उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उनका ख्याल रख सकता हूँ। फिलहाल जिस तरफ तुम जा रहे हो तुम जा सकते हो, यहाँ पर रुकने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। डिएगो यहाँ से जाने से पहले एक मैप निकालता है और उसे फ्रांसिस के सामने रख देता है। डिएगो के जाने के बाद फ्रांसिस उस मैप को लेकर के उसे जलाने वाला था, लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है। वो उसे जलाता नहीं है बल्कि अपने जेब में रख लेता है। इसके बाद फ्रांसिस डिएगो का एक कपड़ा लेकर के आता है और अपनी बीवी से कहता है कि हमने बहुत लेट कर दिया। आज रात फ्रांसिस सोता नहीं है बल्कि ढेर सारी लकड़ियों को काटता है और उससे खिड़कियों को ढक देता है ताकि कोई बाहर न जा सके या फिर बाहर से कोई अंदर न आ सके। इतना ही नहीं, वो बाहर जाता है और एक कमजोर ज़ॉम्बी पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। उसे मारने के बाद उसका कटा हुआ सर ला करके अपनी फैमिली के सामने फेंकता है और ऐसा दिखावा करता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, वो हर तरफ फैले हुए हैं, अगर हम बाहर जाएंगे तो वो हमें मार देंगे। असल में वो अपने बच्चे और बीवी को डराना चाहता था ताकि कोई भी घर छोड़ करके बाहर न जाए, और फिलहाल इस चीज में वो कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद फ्रांसिस अपने कपड़ों को उतार करके शावर लेने के लिए अंदर चला जाता है। उसी समय जोस को अपने पिताजी के कमरे में कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो उसे ले पाता उससे पहले ही फ्रांसिस बाहर आ जाता है। इसलिए जोस हिम्मत नहीं जुटा पाता, वो यहाँ से चला जाता है। दरअसल फ्रांसिस के जेब से वो मैप नीचे गिर गया था और उसी मैप को जोस ने देख लिया था। हालांकि जब सभी लोग साथ में बैठ करके खाना खा रहे होते हैं तब वो उस मैप के बारे में अपनी माँ से जिक्र करता है। वो उन्हें बताता है कि पिताजी के पास एक मैप है। हालांकि जब आयरिस फ्रांसिस से मैप के बारे में पूछती है तब वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरे कमरे में कोई मैप होता तो वो तुम्हें मिल गया होता। वो साफ साफ बोल देता है कि मेरे पास कोई मैप नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आयरिस थी वो जिद करने लगती है। वो कहती है कि मुझे वो मैप दो, जिस पर फ्रांसिस कहता है कि अगर तुम हम सबको छोड़ करके जाना चाहती हो तो चली जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है। फ्रांसिस थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो अपने बच्चों को बताता है कि तुम्हारी माँ आज से कुछ महीने पहले हम सबको छोड़ करके जाना चाहती थी, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती है। हालांकि आयरिस ये बातें बच्चों के सामने करने से मना करती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी बात नहीं मानता। आयरिस कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बस सभी लोग सही सलामत रहें। हो सकता है कि नॉर्थ में हमें बहुत सारे लोग मिल जाएं, वहाँ पर डॉक्टर्स भी होंगे और हमें वहाँ पर खाने पीने का सामान भी मिल सकता है, क्या पता वे लोग हमारी हेल्प करें। फिलहाल आयरिस कहती है कि मुझे वो मैप दो, मैं इसी वक्त अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके बाद फ्रांसिस गुस्से से उस मैप को बाहर निकालता है और उसे जलाने लगता है। हालांकि आयरिस उसे रोकने की कोशिश करती है ताकि वो मैप न जल सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रात होने से पहले फ्रांसिस बाहर जाता है और वहाँ से एक बड़ी सी लकड़ी लेकर के आता है और इस बड़ी से लकड़ी से वो दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है ताकि कोई बाहर न जा सके। एक प्रकार से वो अपनी पूरी फैमिली को घर के अंदर कैद कर रहा था। ये चीज जोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए वो इसका विरोध करता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, आप हम लोगों को घर के अंदर कैद क्यों कर रहे हो, क्या आप भी हमारे साथ वही करने वाले हो जो आपके पिताजी ने आपके साथ किया। जिस पर फ्रांसिस कहता है कि बाहर हर तरफ वो फैले हुए हैं,
मैं तुम सबको बस सुरक्षित रखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जिस पर जोस कहता है कि आप हमें सुरक्षित नहीं बल्कि कैद रखना चाहते हैं। जिस तरह आपके पिताजी ने आपके साथ किया बिल्कुल वैसा ही आप भी हमारे साथ करने वाले हो। बात ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए फ्रांसिस उसे एक थप्पड़ भी मार देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से माँ की गाली भी देता है। जोस के लिए उसके अंदर सिर्फ नफरत था। आखिर क्यों, ये अभी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इनके दरवाजे पर कोई आता है जो इनसे हेल्प मांगता है। वो कहता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और जख्मी हूँ, मुझे किसी ने काटा नहीं है, प्लीज मेरी हेल्प करो। हालांकि फ्रांसिस उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन तभी अचानक से जोस जा करके दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो सोल्जर घर के अंदर आ जाता है। इसके बाद वो इन्हें दिखाता है कि मुझे किसी ने काटा नहीं है बल्कि मुझे चोट लगी है। आयरिस जल्दी से जा करके उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करने लगती है और फिर उससे पूछती है कि आखिर ये हुआ कैसे, वो कहाँ से आ रहा है। तब वो सोल्जर इन्हें बताता है कि मैं डेल्टा कैंप से आया हूँ। ये वही कैंप था जिसका नाम जोस ने रेडियो पर सुना था। वो सोल्जर इन्हें बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ अपने लोगों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए आए थे। खाना इकट्ठा करने के बाद जब हम वापस लौट रहे थे तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। वो बहुत सारे थे, उन्होंने हमारे दोस्तों को मार दिया। वो तो अच्छा था कि सही समय पर डिएगो नाम का एक आदमी आ गया था जिसने मुझे बचा लिया। वो भी नॉर्थ की तरफ ही जा रहा था हमारे कैंप में। अब जा करके आयरिस को पता चल जाता है कि फ्रांसिस ने उससे झूठ बोला था। हालांकि आयरिस उससे पूछती है कि अभी वो कहाँ है। तब सोल्जर उसे बताता है कि जब मैं मुड़ करके देखा तो ज़ॉम्बीज़ ने उस पर हमला कर दिया था, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाया होगा। बड़ी मिन्नतें करने के बाद फ्रांसिस इस सोल्जर की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे डाउट था तो इसीलिए वो इस सोल्जर को ले जा करके नीचे के कमरे में बंद कर देता है। आधी रात को अचानक से जोस अपनी माँ के पास जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं हेल्प लेकर के वापस जरूर आऊंगा, वरना वो हमेशा ऐसे ही कैद रखेंगे। प्यार करना तो दूर, वो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जोस फ्रांसिस का सगा बेटा नहीं है, जोस का बाप कोई और है, लेकिन जो लूकस है वो फ्रांसिस का सगा बाप है। इसलिए फ्रांसिस भी जोस से ज्यादा लूकस से प्यार करता है। शुरू से ही आपने देखा कि किस तरीके से फ्रांसिस बार बार जोस को इग्नोर करते आ रहा है। अगले दिन सुबह में जब फ्रांसिस को जोस कहीं दिखाई नहीं देता है तब वो उसके बारे में आयरिस से भी पूछता है, जिस पर वो साफ कह देती है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद फ्रांसिस जा करके जब चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि जोस यहाँ से भाग चुका है। इसके बाद फ्रांसिस का दिमाग खराब होता है और वो एक हथियार से सोल्जर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वो अपनी बीवी से कहता है कि देखा, वो भाग गया, यही तो मैं नहीं चाहता था। उसे तो मैंने खो दिया लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहता। इसके बाद वो आयरिस और लूकस को नीचे वाले कमरे में ले जा करके बंद कर देता है। कुछ समय के बाद फ्रांसिस लूकस के लिए खाना लेकर के आता है। खाने में वो मांस पकाकर लाया था। अब ये किस चीज का मांस था ये किसी को नहीं पता था। आयरिस को डाउट हो रहा था, इसलिए वो खाने से इनकार कर देती है, जिस पर फ्रांसिस गुस्सा हो जाता है और वो खाने को नीचे फेंक देता है। फ्रांसिस इनसे कहता है कि मैं तुम्हारा बस ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं तुम सबको खोना नहीं चाहता हूँ। उसी समय आयरिस भी उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो फ्रांसिस को अपनी बातों में मना करके इस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन फ्रांसिस उससे कहता है कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद वो इन्हें वापस से कमरे में बंद करके चला जाता है। आधी रात को अचानक से फ्रांसिस को लूकस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से भाग करके लूकस को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लूकस नाटक कर रहा था। मौका मिलते ही आयरिस पीछे से फ्रांसिस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो फ्रांसिस के पास से चाबी लेकर के अपने बेटे के साथ बाहर चली जाती है। वो बाहर से कमरे के दरवाजे को लॉक भी कर देती है, जिसकी वजह से फ्रांसिस कमरे के अंदर बंद हो जाता है। अब वो बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन इधर आयरिस जैसे ही मेन दरवाजा खोल करके बाहर जाती है तभी वो अपने सामने डिएगो को देखती है, जो कि पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ भागता है। जिसके बाद आयरिस वापस से अपने बेटे लूकस को लेकर के घर के अंदर चली जाती है, लेकिन डिएगो घर के अंदर आ जाता है और वो आयरिस पर हमला कर देता है। तभी लूकस अपनी माँ को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को टॉर्च से मारता है, जिससे डिएगो का ध्यान लूकस पर चला जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। अब लूकस को बचाने के लिए आयरिस डिएगो पर हमला करती है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। डिएगो वापस से आयरिस पर हमला कर देता है। इस दौरान जब आयरिस के चिल्लाने की आवाज फ्रांसिस सुनता है तो वो दरवाजे को तोड़ने लगता है। दरवाजा तोड़ करके वो बाहर आता है और भागते हुए जा करके डिएगो पर हमला कर देता है। वो डिएगो को तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। दिक्कत की बात ये थी कि जब डिएगो ने लूकस पर हमला किया तो उसने लूकस को काट लिया था। उसके हाथों पर काटने का निशान भी पड़ा हुआ था। इसके बाद आयरिस फ्रांसिस पर चिल्लाती है और
और उसे कुछ करने के लिए कहती है। अगर समय रहते इन्होंने कुछ नहीं किया तो इन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फ्रांसिस कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो शांति से बैठ जाता है क्योंकि वो खुद काफी डरा हुआ था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता। अब यहाँ पर एक माँ अपनी हिम्मत दिखाती है, वो लूकस को नीचे लेटा देती है। इसके बाद वो लूकस को एक इंजेक्शन लगाती है जिससे उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं और फिर वो उसके उसी हाथ को काट देती है जिस हाथ में डिएगो ने काटा था। एक माँ के लिए ये करना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन बेटे को खोने से बेहतर था ना। हाथ कटने की वजह से लूकस के बॉडी से सारा ब्लड बाहर आ गया था, जिसके बाद वो फ्रांसिस से कहती है कि उसे ब्लड की जरूरत है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। इसके बाद फ्रांसिस जल्दी से भागते हुए ब्रिज पर जाता है जहाँ पर उसकी वैन खड़ी थी। वैसे तो वो वैन को लेने के लिए आया था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात जोस से होती है। फ्रांसिस भागते हुए आया था, इसलिए उसकी सांसें फूल रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस हाथ फैलाते हुए जोस की तरफ आगे बढ़ता है। जोस के हाथों में गन था और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अपने पिता को शूट कर देता है। असल में उसे लगा कि उसके पिताजी ज़ॉम्बी बन चुके होंगे, तो इसलिए वो डर गया था और डर की वजह से वो अपने पिताजी को ही मार दिया। हालांकि मरने से पहले वो जोस को वैन ले करके जल्दी घर जाने के लिए बोलते हैं। वो रोते हुए जा करके वैन में बैठता है और वैन को लेकर के वापस घर की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो फ्रांसिस के आने का वेट कर रही थी। उसी समय वैन लेकर के जोस यहाँ पर आ जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि वैन की मदद से ये लोग यहाँ से निकल जाएं। फिलहाल आगे क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।